चलिए देखिएगा, तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 14 संपरीक्षा के बारे में, पंचायत के अधीन। ठीक है, तो पंचायत के अंतर्गत जो है याद रखिएगा संपरीक्षा का टॉपिक चल रहा था। और संपरीक्षा क्या होता है? अंकेक्षण होता है, सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है ये। और याद रखिएगा सामाजिक अंकेक्षण का सीधा सा महत्व है कि पंचायतों के अंतर्गत किए कार्यों का लेखा जोखा, ठीक है, जिसको जो है अलग अलग अंतरिम रूप से जो है जांचकर्ता के द्वारा जांच किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संपरीक्षा कहते हैं। ठीक है, अब संपरीक्षा के अंतर्गत कुछ और बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, उसके अंतर्गत हम उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हमने संपरीक्षा देखा, संपरीक्षा के अंतर्गत जो है मुख्य निर्देश देखा कि इसका निर्देश कौन पारित करता है, साथ ही साथ जो है इसका मुख्य मूल्यांकन देखा कि मूल्यांकन कैसे होता है ये। ठीक है, संपरीक्षाओं के बारे में। अब देखिए संपरीक्षा का टॉपिक ना केवल यहीं तक सीमित है, ठीक है, लेकिन इसके आगे जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, याद रखिएगा, पंचायतों की संपत्ति का अंतरण करना या उसकी नीलामी कर देना। ठीक है, ये संपरीक्षा के अंतर्गत नहीं आता, संपरीक्षा के बाद आता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है पंचायतों के संपत्ति, स्थावर संपत्ति, ठीक है, या अचल संपत्ति को क्या कर सकते हैं? अंतरिम कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को, या फिर उसके नीलाम कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को देखिएगा। पंचायतों की स्थावर संपत्ति को का अंतरण व नीलाम करना। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्य सरकार के द्वारा यह किया जा सकता है कि किसी भी पंचायत के अंतर्गत स्थावर जो संपत्ति होती है या जो स्थायी संपत्ति होती है या फिर जो अचल संपत्ति होती है, उसे क्या कर सकते हैं? अंतरण कर सकते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में ट्रांसफर कर। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है, या फिर उसे नीलाम कर देना। ठीक है, तो याद रखिएगा यह पावर या आदेश किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार के द्वारा या विहित प्राधिकारी के द्वारा। ठीक है, तो हम दोनों चीज देखेंगे, पहला स्थावर संपत्ति का अंतरण करना, कौन अंतरण कर सकता है, दूसरा कौन नीलाम कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब किसी ट्रैक्टर का किसी देखिए जनरली क्या होता है, यहाँ पर स्थावर संपत्ति को अंतरण या नीलाम जब किया जाता है तो एक सूचना विज्ञप्ति दी जाती है। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि फलाने दिन जो है 2 बजे से लेकर इतने बजे तक जो है ये नीलाम किया जाएगा, और नीलामी में जो भी शामिल होना चाहता है उसको पहले एक बॉन्ड भरना होगा। ठीक है, न्यूनतम मूल्य जिसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जनरली बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे में आप याद रखिएगा नीलाम करने के लिए, तो नीलामी में क्या होता है कि आपको एक न्यूनतम मूल्य का बॉन्ड भरना होता है या फिर एक सूचना पत्र भरना होता है, जो कि आपको एंट्री फीस माना जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी क्रमांक जो भी है CG10 के नाम से, उसका नीलामी करना है, जो कि एक पंचायत के क्षेत्र में खरीदा गया था, ट्रैक्टर है मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रैक्टर का रेट जो है 7 लाख रुपए है, तो आपको बोला जाएगा कि कम से कम 20,000 रुपए आपको इस नीलाम में आने के लिए एंट्री फीस देना पड़ेगा। ठीक है, या 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, कुछ इस तरीके का न्यूनतम मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। ऐसा ना हो कि आप टाइम पास करने घूमते फिरते पहुंच गए। तो ऐसे में याद रखिएगा नीलामी में भी आपको पहले कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है उसे अंदर जाने के लिए, और ये वापस नहीं मिलता, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने एंट्री फीस भर दिया और उसके बाद जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा लगभग 3.4 या 40 लाख के आसपास ये नीलामी प्रारंभ होता है। ये एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते हैं जहां से नीलामी प्रारंभ होगा, गाड़ी की स्थिति के अनुसार जो है। ठीक है, अब ये गाड़ी की स्थिति के अनुसार तो ये कर दिया गया, तो यहाँ पर बैठा होगा कौन? तो पंचायत के लिए बैठा होगा, जो जनपद का CEO होगा वो आएगा नीलामी कराने। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति जो है यहाँ पर नीलामी के लिए पहुंचेगा। अगर जनपद के क्षेत्र का गाड़ी है तो कलेक्टर आएगा, ठीक है, और जिला के क्षेत्र का है तो संचालक आएगा, याद रखिएगा, नीलामी कराने के लिए उसके वस्तु का या फिर उसके स्थावर संपत्ति का। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि कहां कहां पर कौन पहुंचता है और नीलामी कैसे होती है। ठीक है, देखिएगा, चलिए आते हैं वापस। तो देखिएगा पहले तो कि पंचायत के स्थावर संपत्ति का अंतरण करना। ठीक है, तो अंतरण कैसे होता है, याद रखिएगा, अंतरण का मतलब होता है, अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना, किसी और को दे देना। ठीक है, अब इसका बहुत सारे, देखिए यहां पर ना बहुत सारे शब्द आते हैं कि किसी भी संपत्ति को क्या क्या किया जा सकता है, यानी अंतरण करने के नाम पर क्या क्या कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताता हूं कि या तो पहले वो विक्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं संपत्ति को,
ठीक है। दूसरा, दान दे सकते हैं, जैसे पंचायत की जमीन है, आश्रम के लिए दान दे दिया गया, स्कूल के लिए दान दे दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि गोठान के लिए दान दे दिया गया, तो ऐसे में याद रखिएगा वो दान भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पंचायत की संपत्ति के अंतरण के अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? पहला विक्रय, दूसरा दान दे सकना, ठीक है, तीसरा नीलाम करना, ठीक है, तीसरा होता है नीलाम करना। और इसी के अंतर्गत याद रखिएगा पट्टे पे देना, ठीक है। चौथा होता है आपका पट्टे पर देना, लेकिन 7 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं कि अंतरित करने का 4 मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। तो 4 क्षेत्र याद रखिएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है अनुमति या फिर सरकार के द्वारा प्रदत्त संपत्ति को जो है संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, और सरकार जो है ये संपत्ति को वापस भी ले सकती है, याद रखिएगा। मान लीजिए सरकार आपको कोई संपत्ति देती है कोई कार्य या पंचायत के अधीन, तो उसको वापस भी ले सकती है, उसका अंतरण कर सकती है, उसका विक्रय कर सकती है, उसका दान दे सकती है, नीलाम कर सकती है और पट्टे पर दे सकती है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं पंचायत के अधीन अवर संपत्ति का अंतरण करना, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि सरकार के पास ये पावर होता है कि किसी पंचायत को दी गई संपत्ति, ठीक है, या पंचायत के अधीन आने वाली जो संपत्ति है जो कि सरकार ने आपको दी है, ठीक है, उसको अंतरित कर सकती है। अंतरित का मतलब होता है बदल सकती है, उसका रूप बदल सकती है, जिसमें वो उसे बेच सकती है। दूसरा, दान में दे सकती है, तीसरा नीलाम कर सकती है, और चौथा पट्टे पर दे सकती है, लेकिन कितने से ज्यादा? 7 साल से ज्यादा में, ठीक है। अब देखिए अंतरण के लिए विहित प्राधिकारी कौन होता है, याद रखिएगा। हाँ बोलिए। विक्रय का मतलब होता है बेचना, ठीक है, और नीलामी का मतलब होता है कि आप किसी भी रुपए में, याद रखिएगा, एक से अधिक विक्रेता को बुलाकर, ठीक है, एक से अधिक विक्रेता को बुलाकर जब बोली लगाकर, ठीक है, क्योंकि विक्रय में क्या होता है रेट फिक्स होता है और नीलामी में रेट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। बात समझाता हूं, देखिएगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर किसी गाड़ी का नीलामी हो रहा है तो नीलामी का एक न्यूनतम मूल्य रखा जाएगा, न्यूनतम मूल्य, ठीक है। मान लेते हैं 3 लाख रुपए रखा गया है, ठीक है। तो यहां पर एक से अधिक विक्रेता को बुला लिया गया, ठीक है। अब विक्रेता क्या करेंगे, इस 3 लाख से ऊपर की तरफ बोली लगाएंगे, ठीक है, वस्तु की बोली लगाएंगे। मान लीजिए कोई बोलता है 3,50,000 रुपए, तो अब इसका रेट क्या हो गया? 3,50,000 रुपए आ गया। दूसरा कोई बोलेगा 4 लाख रुपए, तो 4 लाख हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, रेट फिक्स नहीं होता, बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन विक्रय में रुपए नहीं बढ़ते, याद रखिएगा। विक्रय में क्या होगा, जो व्यक्ति खरीदने के लिए से अपना स्थावर रखता होगा या फिर मन रखता होगा कि मैं इस वस्तु को खरीदूंगा, वो डायरेक्टली उस जो रखा गया मूल्य है उस पर वो वस्तु को खरीद लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाड़ी की मूल्य यहाँ पर 7 लाख रुपए है, तो बार्गेनिंग करने के बाद भी, मान लीजिए बार्गेनिंग करता भी है तो 6,90,000 रुपए देना पड़ेगा, 10,000 रुपए कम होगा, ठीक है। यहाँ पर ना आगे बढ़ेगा, कम भले ही हो सकता है, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन नीलामी में क्या होता है, रेट आगे बढ़ता है, कम नहीं होता कभी भी, ठीक है। एक न्यूनतम मूल्य रखा गया है, मान लीजिए 3 लाख, तो न्यूनतम मूल्य में तो देना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक। लेकिन अगर एक से अधिक विक्रेता है, ठीक है, सॉरी क्रेता है, तो खरीदार जो होंगे, ठीक है, वो खरीदार उसका रुपए जो है अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नीलामी। और दूसरी बात, नीलामी में याद रखिएगा कि आप जब भी नीलामी में शामिल होंगे तो पहले एक मुश्त आपको कुछ अमाउंट पहले जमा करना पड़ेगा। विक्रेता और क्रेता में ऐसा नहीं होता, आप जाएंगे देख के आएंगे वस्तु को और नहीं खरीदना है तो मॉल जाते हैं, घूम के आते हैं, लेकिन वस्तु नहीं खरीदते, ठीक है। लेकिन पुलिस की जब भी नीलामी होगी, याद रखिएगा कि जब पुलिस की अगर मान लीजिए नीलामी हो रही, पुलिस क्या करती है, किसी गाड़ी को रख लेती है, 8-10 साल हो गया लेकिन गाड़ी का कोई लेने के लिए नहीं आता, तो गाड़ी का क्या कर देती है, नीलाम कर देती है। क्योंकि अपने वस्तु अपने जगह पर रखने के लिए उसके पास पावर आ जाता है कि जब कोई वस्तु 7 साल से अधिक हो जाता है और उसके क्रेता या विक्रेता या कोई जो उसका हकदार है वो वापस उसे लेने नहीं आएगा, तो पुलिस के पास अधिकार है कि उसका नीलाम करके उस पैसे से जो है उस क्षेत्र का विकास कर सकती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि गाड़ियां जो है ये अधिकांश नीलामी में ही चली जाती हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर गाड़ी, जैसे आपने कोई गाड़ी परचेस कर लिया, ठीक है, लोन पे लिया है गाड़ी, और गाड़ी का किस्त पे नहीं कर पाए, गाड़ी चला गया, वापस कंपनी के पास जाएगा, अब उस गाड़ी को कोई खरीदेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी सेकंड हैंड हो चुका है, ठीक है। ऐसे में क्या करेगा, अब गाड़ी का रेट तो गिर गया उसका। मान लीजिए कोई गाड़ी 10 लाख में खरीदा गया था और 10 लाख में केवल 3 लाख रुपए पे हुआ है, बाकी 7 लाख रुपए पे नहीं हुआ है, लोन बंद हो गया क्योंकि बीच में, ठीक है।
तो जो लोन जिस बैंक ने उसका लोन पे किया है कंपनी का, तो उसने तो पूरा पैसा पे कर दिया 10 लाख रुपए। अब कंपनी अटक गई, यहां पर लोन वाली कंपनी अटक गई, तो लोन अपना रिवर्स लेना चाहता है वो कि मेरा पैसा कम से कम मिले, ठीक है। तो क्या करेगा, गाड़ी उठा के अपने पास रख लेगा, लोन वाला गाड़ी, ठीक है, और उसका क्या कर देगा, ऑक्शन करा देगा, नीलामी करा देगा। तो ऐसे में नीलामी का एक रूप है रखेगा वो कि 5 लाख रुपए कम से कम मिनिमम मिल जाना चाहिए, और ये मिनिमम हो गया, ठीक है। फिर इसका बढ़ते बढ़ते रेट जो है लगभग 7 लाख तक पहुंच जाता है, और उसके बाद उसका अपना पैसा वापस आ जाता है। तो ऐसे करके ये नीलामी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा। हाँ, एक व्यक्ति कितनी बार बोली लगा सकता है? नीलामी में देखिए ऐसा कोई टर्म्स नहीं है, आप कितने बार भी बोली लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब नीलामी का तो ये होता है ना कि आपने जब 20,000 रुपये ला के एंट्री किया आपने, तो लेने ही आए हैं, मतलब आपका पूरा का पूरा जो तैयारी है वो लेने से है, ठीक है। आपने बैंक अकाउंट सेटल करके आया है कि हाँ इतना तक जाएगा तो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो ये सेटल करके आए हैं, तो आप कितने बार भी, जब सामने वाले को क्रॉस करना है तो आप कितने बार भी क्रॉस कर सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 3 बार ही बोली लगा सकते हैं या 2 बार बोली लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बोली लगाने से सीधा सा मतलब क्या होता है, देखिए बोली भी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है बोली का रुपये फिक्स होता है, अगर आपने हाथ उठाया मतलब आपने बोली लगा दी है और आपने रुपए नहीं बोला, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये तय किया जाता है, बहुत सारे ऑक्शन कंपनी अलग अलग होती है, जिसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एक हाथ उठाने पर 1 लाख की बोली अपने आप चढ़ जाती है, ऐसा माना जाएगा कि आपने हाथ उठाया मतलब 1 लाख रुपए आगे बढ़ गए आप, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा नंबर दिखाया जाता है, मतलब एक अपनी सीट नंबर को आप ऐसा रखेंगे, ठीक है। तो सीट नंबर क्या दर्शाएगा कि आपने 1 लाख की बोली ऊपर चढ़ गई है, ठीक है। दूसरा कोई बोलेगा नहीं, शांति से चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। आप बस नंबर अपना उठाएंगे और अपना इस तरीके से नंबर उठाएंगे तो आपका 1 लाख रुपए क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि जो कुर्सी नंबर 38 है वो एक नंबर आगे बढ़ चुका है, फिर दूसरा कोई नंबर बढ़ा दिया तो 1 लाख फिर उससे बढ़ जाएगा। इस तरीके से इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, सिर्फ 10,000 रुपए के, या आप बोल कर भी बोली को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बोली वाले में क्या होता है, हल्ला होता है, लड़ाई बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक। इसमें जो है ना इतनी लड़ाई होती है कि आदमी 10,000 50 पैसे भी बोलकर एक बोली उठा सकता है, याद रखिएगा। और ऐसे में जो है सबसे नुकसान होता है कब, सिर्फ टाइम पास हो जाता है। सोचिए कोई व्यक्ति जो है किसी को जीतने नहीं देना चाहता है ऑक्शन में, वो हमेशा जो बोलेगा उसका 1 रुपये ज्यादा बढ़ा देगा, ऑक्शन फंसा रह जाएगा, एक दिन में पूरा फंसा रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश ये किया था कि ये एक अमाउंट लिस्टेड कर दिया जाए, ताकि आप सिर्फ बोले ना आपका 1 लाख रुपए चढ़ गया है, तो आप सोचेंगे आप कि मुझे क्या 1 लाख रुपए ज़्यादा देने का मन है, तो फिर आप बोलेंगे 7 लाख की गाड़ी है उसको मैं 8 लाख क्यों दूँ, जाए जितना में जा रहा है फिर, ठीक है। तो ये वाली चली जाती है, फिर आपका 20,000 रुपये डूब जाता है यहाँ पर एंट्री फीस वाले में, ठीक है। लेकिन आप ऑक्शन में पहुंच जाते हैं, यही बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। जनरली होता है कि नुकसान नहीं होता, क्योंकि 5-7 गाड़ियाँ होती हैं, कुछ ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है वहाँ पर, ठीक है। और ऑक्शन जो है याद रखिएगा, नीलामी ऑक्शन हमेशा पेपर में छपता है या फिर निविदा के साथ उसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। देखिए एक निविदा प्रपत्र और एक नीलामी, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। नीलामी में पैसा बढ़ता है, निविदा में पैसा घटता है, याद रखिएगा। नीलामी में जब भी आप पैसा डालेंगे तो आपको बढ़ाना पड़ेगा अकाउंट का पैसा, ठीक है। और अगर निविदा करेंगे आप, जो कि ऑक्शन के बाद उल्टा होता है, याद रखिएगा, इसमें पैसा घटाना होता है, जो कि ठेकेदार करते हैं। आपने सुना होगा ठेकेदार के द्वारा जो है बंद लिफाफे में एक अमाउंट जो डालकर जो है सरकार को देना होता है, जिसका अमाउंट सबसे कम होता है उसी को ये काम दिया जाता है। ये हो गया निविदा प्रपत्र, ठीक है, ठेकेदारी के अंतर्गत आता है। ये भी ऑक्शन का ही प्रणाली है, लेकिन उल्टा प्रणाली, रिवर्स प्रणाली है। और इसमें सरकार क्या करती है, बढ़ाकर पैसा लेती है कि जितना जितना जो बढ़कर लेगा उसी को सामान देगी, ठीक है। ये दो इस तरीके के काम करते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिएगा विहित प्राधिकारी कौन होता है इस समय, याद रखिएगा। निकाय के अंतर्गत याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में जनपद सीईओ, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जनपद सीईओ जो होगा वो क्या होगा इसका, इसी की अनुमति के बिना याद रखिएगा अंतरण हो ही नहीं सकता, ठीक है। अनुमति पहले चाहिए तभी अंतरण हो सकता है। मतलब ग्राम पंचायत का सरपंच जो है अपने स्थावर संपत्ति का या जो उस पंचायत के अंतर्गत जो संपत्ति है उसको अंतरण नहीं कर सकती, याद रखिएगा, जब तक जनपद का सीईओ अनुमति ना दे दे ग्राम पंचायत के अधीन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जनपद पंचायत, इसके लिए कौन आएगा, कलेक्टर, ठीक है। और उसके बाद आपका जिला पंचायत, यहां पर आता है आपका संचालक। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा अलग हो जाता है इसमें, ठीक है। सभी में अनुविभागीय अधिकारी पढ़ पढ़कर जो है दिमाग में चला गया अनुविभागीय अधिकारी, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा
नीलामी प्रक्रिया की बात कर ले, ये तो अंतरण की प्रक्रिया हो गई। अंतरण में क्या क्या हो सकता है? विक्रय बेचना हो, दान देना हो, नीलाम करना हो और पट्टे पर देना हो। ठीक है, ये सब काम यही कराएंगे, अनुमति इनका होना चाहिए। ठीक, तो नीलामी के लिए भी याद रखिएगा यही व्यक्ति होंगे, नीलामी के लिए भी। ठीक है, बात क्लियर है? एक्स्ट्रा नहीं लिखा रहा हूं, बस आप याद रखिएगा नीलामी के लिए भी यही 3 व्यक्ति जो है जिम्मेदार होंगे, अनुमति देंगे, तभी जाकर कोई वस्तु नीलाम हो सकता है या फिर स्थावर संपत्ति नीलाम होगी। ठीक है, तो नीलामी के लिए एक बस बात याद रखिएगा, मैं यहां पर थोड़ा सा अलग से नोट लिखा दे रहा हूं। ठीक है, नीलामी की सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? 5 दिन पहले, इसको अलग से याद रखिएगा। नीलामी की सूचना 5 दिन पहले देना होता है। ठीक है, और कैसे देना होगा? हाँ, प्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको न्यूज़पेपर में छपवाना होगा। ठीक है, बाकी डोंडी पिटवा कर हल्ला करवाना होगा, इस तरीके की स्थिति को लाना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको ये सारे सुविधाएं जो है देनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो है कार्यालय की जो सूचना पटल है उसमें चिपका कर भी आप काम करवाएंगे, याद रखिएगा। तो 3 जगह पर आपको सूचना देनी होगी। पहला, कार्यालय के बाहर चस्पा, दूसरा डोंडी पिटवा कर पूरा का पूरे एरिया में, और तीसरा प्रकाशन कराकर आपके अखबार में। ठीक है, तो 3 तरह से जो है नीलामी की सूचना आपको देनी होगी 5 दिन पहले, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी आप प्रकाशित करेंगे ठीक है, मान लीजिए अगर नीलामी की जो राशि है, नीलामी का पैसा जो है 1000, 2000 या 3000 जैसे वस्तुओं की है, बहुत कम है मान लीजिए, तो आपको ज़्यादा प्रकाशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चुपके से भी नीलामी करा पाएंगे। लेकिन अगर जो भी राशि है या जो भी संपत्ति है उसके जो रुपए मूल्य है, वैल्यू है, वो 10,000 से अधिक है, तो आपको सभी जगह पर कम से कम ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि 10,000 से अधिक की संपत्ति को हम अंतरण कर रहे, नीलामी करा रहे हैं, सभी लोग आइए। ठीक है, तो 10,000 से एक नोट करके लिख लीजिएगा कि राशि 10,000 से अधिक होने पर प्रकाशन अनिवार्य है। समाचार पत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अध्याय 14 क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहीं से जो कि है हमारा अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? याद रख लीजिएगा विक्रय करना क्या होता है? सामान को बेचना। ठीक है, स्थावर संपत्ति को बेचना। दान देना मतलब, दान देना तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, दान के लिए याद रखिएगा आपको एक प्रपत्र तैयार करना पड़ता है, इसको बोलते हैं दान पत्र। ठीक है, और दान पत्र को जो है आपको देना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरी आने वाली कोई पूर्वज या किसी प्रकार का कोई भी सरकारी कार्य इससे संबंधित नहीं होगा और आने वाले समय में इसे कोई भी अपना हकदार नहीं बनाएगा। ठीक है, यानी इस क्षेत्र या जो भी स्थावर संपत्ति है उसके बारे में ऐसा दान दे दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नीलाम करना, ये तो सभी समझ ही गए हैं। पट्टे पर देना, ये भी क्लियर है कि पट्टे पर भी देने के लिए याद रखिएगा नीलामी होती है। ठीक है, अब पट्टे पर देने के लिए नीलामी कैसे होती है? मान लीजिए तालाब को पट्टे पर देना है तो आप क्या करेंगे, जितने मछुआरे होंगे या जो इस तरह के संबंधित लोग होंगे जो मछली पालना चाहते होंगे वो नीलामी में आएंगे। ठीक है, इस समय जो है न्यूनतम, बहुत न्यूनतम मूल्य होता है, याद रखिएगा इस समय आने का। और ग्राम पंचायत के अधीन है तो गांव वाले को ही बुला लिया जाएगा और बिना मूल्य के बुला लिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा कि तालाब का जो है एक मूल्य रखा जाएगा कि साल या 5 साल के लिए जो है 30,000 रुपये या 40,000 रुपये सालाना जो है हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब बोली लगाई जाएगी इसके ऊपर भी। ठीक है, कोई बोलेगा 32,000 रुपये, कोई बोलेगा 35,000 रुपये सालाना। ठीक है, इस तरीके से रेट जो है 1-2 हज़ार रुपये के इंक्रीमेंट होता है इसमें, क्योंकि ग्राम पंचायत के अधीन होता है, बहुत कम होता है मूल्य इसका। ऐसे में याद रखिएगा कि ज़्यादा मूल्य जाएगा तो 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या फिर मैक्सिमम जाए तो 2.5 लाख रुपये तक चला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और गाँव के जितने तालाब हैं, तालाब के नाम होते हैं। ठीक है, वो ढोरी पारा वाला तालाब, इस तरीके से जो नाम रख दिया जाता है ना, तो नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो ऐसे करके हर तालाब के नाम रख के उसको क्या करते हैं, नीलामी कर देते हैं। और नीलामी करने के बाद उसको पट्टे में क्या करते हैं, दे देते हैं। उसका पट्टा जो है उस समय के लिए 7 साल के लिए जो है उस व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा और 7 साल से अधिक पे ही होता है, याद रखिएगा ये। ठीक है, यानी पट्टे पर देना है तो 7 साल से अधिक होना चाहिए समय, तभी पट्टे पर दिया जाएगा। अगर 7 साल से कम है तो पट्टे पर नहीं दिया जाएगा, केवल नाम दे दिया जाएगा कि आपको दे दिया गया है, पट्टा नहीं चेंज होगा।
ठीक है। और अगर 7 साल से अधिक है तो इसको बोलते हैं लीज पर देना, और लीज पर जो है आपका नाम लिखा रहेगा या आपकी कंपनी का नाम लिखा रहेगा। अगर कोई कंपनी उसे परचेज करती है तो कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है। और इस पर यह तय कर दिया जाएगा कि आपको पैसा जो है, जो रिटर्न आपको पट्टे के बदले जो आपको पैसा देना है, वो पैसा सालाना देना है या फिर एक मुश्त देना है, वो भी तय कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि पट्टे पर दिया जाता है 7 साल से अधिक के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं वापस अध्याय 14 क अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत का उपबंध, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत का उपबंध याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम क्या होते हैं। गांव की बात की जा रही है, पहले गांव या ग्राम क्या होता है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा वे क्षेत्र विशेष तौर पर, ठीक है, वे क्षेत्र जो सामान्यतः अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं, वे क्षेत्र जो सामान्यतः अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं में रहने वाले लोग किसी समुदाय, समूह, पारा, टोला, मजरा, ठीक है। किसी समूह, समुदाय, पारा, टोला, मजरा, नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इनसे ही जुड़े शब्द पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कि समुदाय क्या होता है, पारा क्या होता है, टोला क्या होता है, मजरा क्या होता है, ठीक है। ये सभी समूह कहलाते हैं, याद रखिएगा। में रहने वाले लोग किसी समुदाय, समूह, पारा, टोला और मजरा के अनुसार रहते हों तथा अपनी रीति रिवाज व रूढ़ियों के अनुसार जीवन यापन करते हों, ठीक है, जीवन यापन करते हों, याद रखिएगा। ग्राम माना जाएगा, ठीक है। उस क्षेत्र को ग्राम माना जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्राम माने जाने का एक सीधा सा अर्थ याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं ऐसा कोई गांव क्षेत्र, ठीक है, होगा जहां पर किसी विशेष प्रकार से आदिवासियों का क्षेत्र हो, ठीक है, आदिवासी के रहने का क्षेत्र हो और वह किसी छोटे समुदाय से संबंधित हो। छोटे समुदाय का मतलब होगा कि 150 लोग रहते हैं, ठीक है, 75 लोग रहते हैं, तो उनको भी एक ग्राम की पूरा का पूरा उपाधि दी जाएगी और उस क्षेत्र को ग्राम कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप याद रखें कि गांव, जैसे अभी हमने सामान्य गांव के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब आदिवासी गांव की बात करेंगे, आदिवासी ग्रामों की बात करेंगे तो इनकी संख्या बहुत कम हुआ करती है। इसलिए जो है याद रखिएगा एक किसी समुदाय की बात हो गई, मतलब 75 लोग रहते हैं समुदाय में। समूह की बात हो गई, केवल 15-20 लोग का समूह, 7 समूह है, इस तरीके से याद रखिएगा।
या फिर पारा टोला की बात हो गई, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर हम केवल एक छोटा सा क्षेत्र नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गांव बोलेंगे या ग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो वह क्षेत्र जहां पर आदिवासियों का रहने का क्षेत्र हो और उस पूरे क्षेत्र का प्रबंधन वे अपने रीति रिवाज के और प्रबंधन के तौर पर करते हो, तो याद रखिए उसे ग्राम कहा जाएगा, ठीक है। तो सरकार की नजर में ग्राम होगा, अध्याय 14 क के अंतर्गत इसे उबंधित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा सबसे पहले कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा क्या होता है, ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम सभा याद रखिएगा, गांव क्या हुआ और ग्राम सभा याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा तो सामान्य तौर पर जैसे यहां का होता है वैसे ही वहां का होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी पंचायत के अधीन रहने वाले, ठीक है, किसी पंचायत के अधीन रहने वाले ग्रामवासी जिनका मतदाता सूची में नामबद्ध हो, उनके लिए ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ग्राम सभा जो है याद रखिएगा, जहां पर भी अगर कोई पंचायत का क्षेत्र है और पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत जो है वे क्या करते हो, मतदाता सूची में शामिल हों, ठीक है, तो उनका एक ग्राम सभा होगा, याद रखिएगा। गांव का ग्राम सभा होगा, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इनके लिए जो है अलग अलग ग्राम सभा स्थापित करने का निर्देश होता है। मान लीजिए एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 5 गांव है, तो 5 गांव के लिए याद रखिएगा अगर एक गांव नहीं आ पाता उसमें तो उनके लिए अलग से ग्राम सभा बना दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये जो है समुदाय के विशेष तौर पर इसलिए उबंधित किया गया है कि इनको अलग से जो है इतने प्रकार से, क्योंकि कारण क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। पेशा एक्ट जब आपको पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक छोटा सा एक्ट है जो बताऊंगा आपको, जिसे कहा जाता है पेशा एक्ट, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा किसी पंचायत के अधीन रहने वाले जो ग्रामवासी होंगे जिनका मतदाता सूची में नाम होगा, ठीक है, मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है, याद रखिएगा, वे मिलकर एक ग्राम सभा आयोजित कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उनका एक ग्राम सभा होगा, ठीक है। ये ग्राम सभा कहलाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ग्राम सभा के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि पहले तो याद रखिए अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा होता है इसका प्रावधान किसने किया हुआ है, यानी प्रावधान कहां से है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ग्राम सभा का प्रावधान तो इनका प्रावधान जो है याद रखिएगा राज्यपाल के अधिसूचना के द्वारा किसी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है राज्यपाल की अधिसूचना के तहत, और याद रखिएगा यह जो है राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा ही जो है ऐसी सूची जारी किया जाता है जिसे ग्रामों में एक ग्राम सभा होती है, ठीक है। प्रत्येक ग्रामों में याद रखिएगा, मतलब ग्राम पंचायत अगर एक से अधिक गांव से बना हुआ है तो उसकी अलग कहानी होगी, लेकिन हर गांव में जो है याद रखिएगा एक ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है, यानी कि ग्रामों के लिए ग्राम सभा आयोजित करने का जो प्रावधान है वो राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा जारी किया गया है। इसे विशेष प्रावधान कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए जितने प्रावधान अभी पढ़ेंगे सभी विशेष प्रावधान के अंतर्गत आएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसी प्रावधान का एक नियम है, याद रखिएगा, ग्रामवासी चाहें तो किसी ग्राम के अंतर्गत वे एक से अधिक ग्राम सभा
गठित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उस क्षेत्र के ग्रामवासी चाहते हैं तो वो एक से अधिक क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा आयोजित तो कर ही सकते हैं, गठित भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आयोजित करने का मतलब क्या है, ग्राम सभा का आयोजित होना, लेकिन याद रखिएगा एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, तो याद रखिएगा ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा दिमाग कभी भी काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं एक से अधिक ग्राम सभा आयोजित हो सकती है, गठित नहीं हो सकती। समझिए, आयोजित करने का मतलब क्या हुआ कि आप ग्राम सभा एक बार, एक महीने में एक बार कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आप एक से अधिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए है तो, ठीक है। लेकिन यहां पर गठित कर सकते हैं कि ग्राम सभा भी एक से अधिक गठित कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब एक ग्राम सभा नंबर 1, ग्राम सभा नंबर 2, ग्राम सभा नंबर 3, इस तरीके से जो है आप एक से अधिक ग्राम सभा गठित कर सकते हैं। इसमें अलग अलग सदस्य हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए 300 का एक गांव है तो 100 के अलग अलग ग्राम सभा बना सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये बात इसको थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, मतलब ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आप इसको आईएमपी रखें। ठीक है, अब देखिएगा ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है यहां पर। ठीक है, जहां पर समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। जहां पे लगता है आपको कि यहां पर और डील में जाना है तो आप डील कर सकते हैं, यहां पर डील करेंगे इसको। ठीक है, तो याद रखिए ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ठीक है, ग्राम सभा की जो भी बैठक होगी उसमें पंचायत का कोई पदाधिकारी अध्यक्षता नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन करेगा, तो जो पूरा ग्राम सभा आएगा ना, उस ग्राम सभा में जो भी एसटी वर्ग का व्यक्ति होगा उसको चुना जाएगा अध्यक्षता के तौर पर, याद रखिएगा। उसी समय चुना जाता है जब ग्राम सभा बैठती है। ठीक है, तो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों में कोई एसटी वर्ग का व्यक्ति जिसे चुना जाए। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ग्राम सभा का कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, सदस्य होगा जो अध्यक्षता में शामिल हुआ, बैठक में शामिल हुआ है। ठीक है, तो अध्यक्षता के लिए चुना जाएगा एसटी वर्ग का ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा उसका कोरम कैसा होता है, कोरम गणपूर्ति, याद रखिएगा। तो कोरम जो होता है वह न्यूनतम संख्या जिससे ग्राम सभा की बैठक को आगे क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, कोरम कहलाता है। तो याद रखिएगा कोरम या गणपूर्ति जो होती है 1/3 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, लेकिन शर्त क्या है, इसमें शर्त है कि 1/3 महिला होना अनिवार्य है। तो अगर पूछा जाएगा मान लीजिए कि क्या 1/3 महिला केवल आकर ग्राम सभा की बैठक को पूरा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। याद रखिए केवल महिला ही आकर क्या कर लेंगे, ग्राम सभा की बैठक कर लेंगे, खत्म बात, कहानी, पुरुषों की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था की जाती है, याद रखिएगा, जिसमें 1/3 ठीक है महिला शामिल हो जाएंगे और उसके बाद आपका ग्राम सभा पूरा हो जाएगा, उसके क्रियाकलाप को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, इसलिए महिला अनिवार्य है, याद रखिएगा 1/3 महिला होना अनिवार्य है। कुल संख्या का 1/3 और उसी 1/3 संख्या का 1/3 महिला होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बात याद रख लीजिएगा जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1/3 महिला आकर भी ग्राम सभा को क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन 1/3 पुरुष आकर इसको क्रियान्वित नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें महिला होना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ग्राम सभा के कार्य को समझिएगा। यहां पर 2 मुख्य कार्य होते हैं इनके। ठीक है, यहां पर तो देखिएगा, चले आगे, देखिए ग्राम सभा के कार्य, तो पहला कार्य याद रखिएगा आर्थिक व सामाजिक विकास। आर्थिक व सामाजिक विकास से संबंधित योजना
पर विचार एवं क्रियान्वित का कार्य। दूसरा याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन से संबंधित सरकार की योजना के अंतर्गत व्यक्ति का चुनाव। ठीक है, ये व्यक्ति का चुनाव मतलब हितकारी व्यक्ति का चुनाव। ठीक है, तो यहीं पर होता है, याद रखिएगा, हितकारी भी लिख लेते हैं, हितकारी व्यक्ति का चुनाव। ठीक है, ये मुख्य कार्य है, याद रखिएगा, जिसमें आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं पर विचार करना और साथ ही साथ उसको क्रियान्वित करना अपने क्षेत्र में। दूसरा, गरीबी उन्मूलन से संबंधित सरकार की कोई योजना ही है तो उसके लिए हितकारी व्यक्ति को चुनना। ठीक है, इनका दो मुख्य कार्य होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इस क्षेत्र में जो है आरक्षण कैसा होता है। आरक्षण, ठीक है, तो आरक्षण तो आप सभी समझते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा, ठीक है, अलग अलग समुदायों को किसी विशेष क्षेत्र के लिए आरक्षण दिया गया है। उसी में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षण का क्षेत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा मैं एक साथ जो है पंचायत के सभी स्तरों के लिए बता रहा हूं, याद रखिएगा, पंचायत के सभी स्तर के लिए। ठीक है, तो पंचायत के सभी स्तर के लिए याद रखिएगा कि जितने भी एसटी और एससी वर्ग हैं, एसटी व एससी वर्गों के लिए, एसटी और एससी वर्गों के लिए विशेष तौर पर याद रखिएगा कि के लिए वे स्थान आरक्षित रहेंगे जो उस वर्ग के गांव, ठीक है, यानी कि अगर वो गांव जो है उसी वर्ग से संबंधित है, ठीक है, और मान लेते हैं कि उस वर्ग का जो गांव है उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में, कुल जनसंख्या के अनुपात में आधे से कम ना हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि आधे से कम नहीं होना चाहिए, यानी अगर जनसंख्या का अनुपात होगा, ठीक है, और किसी भी दशा में, ठीक है, जो आरक्षण है याद रखिएगा उसके अनुपात के अधीन अगर देखा जाए तो वो आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा यहां पर कि हमेशा सबसे ज्यादा जो आरक्षण है यहां पर वो किसको मिलेगा, एसटी कैटेगरी को मिलेगा। एसटी वर्ग का आरक्षण आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, विशेष तौर पर याद रखिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखिएगा कि जो भी, अगर मान लीजिए वो गांव जो है, अगर विशेष तौर पर इसको आप समझने के लिए बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई गांव है जिसका नाम है ए गांव, ठीक है, और इसकी जनसंख्या को अगर हम लोग बांटें तो 3 क्रम पर हम बांट लेते हैं, 4 क्रम पर बांट लेते हैं। देखिएगा, एक है आपका एसटी, एक है आपका एससी, एक है आपका ओबीसी, एक है आपका जनरल। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कि कुल जनसंख्या का है, कितना है, 100 है। ठीक है, अब 100 के हिसाब से एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों को मिलाकर 50% की जनसंख्या है इनकी, ठीक है, तो यह क्षेत्र जो होगा अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा, याद रखिएगा। और अगर इनसे कम हो गया तो फिर ये अनुसूचित क्षेत्र से गिरने लगेंगे नीचे की तरफ, याद रखिएगा। और किसी एक वर्ग में मान लेते हैं कि एससी वर्ग जो है इसकी जनसंख्या कम है और एसटी वर्ग की जनसंख्या 50% अकेले पहुंचती है, कुछ ही मिलाकर इन दोनों में, जैसे अगर हम बोलते हैं केवल ये 10% है और ये आपका 40% है, ठीक है, या फिर ये 50% अकेले है और दोनों मिलाकर 60% हो जाता है, तो यह क्षेत्र जो है एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा पूरी तरीके से, ऐसे में याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए एससी वर्ग की बात करेंगे तो एससी वर्ग के साथ भी ऐसा है कि अगर ये अपना 40% तक है और वो आपका 20% या 10% है तो इसमें एससी वर्ग को आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको आरक्षण मिलने का ज्यादा चांसेस यहां पर होता है, याद रखिएगा।
अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इनकी जनसंख्या का अनुपात जो है अपने अनुपात के अनुसार है तो, ठीक है, यानी जिसकी भी जनसंख्या अनुपातिक तौर पर ज्यादा होगी उसका क्षेत्र का आरक्षण ज्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए एसटी की जनसंख्या ज्यादा है तो एसटी को मिलेगा आरक्षण, एससी को ज्यादा जरूरत है तो उसका मिलेगा, और अगर ओबीसी के ज्यादा है तो याद रखिएगा यहां पर कोई आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। ओबीसी के ज्यादा होने पर आरक्षण थोड़ा कम हो जाता है, याद रखिए केवल 25% का क्षेत्र होता है इसका आरक्षण का, ठीक है। बाकी जनरल की जनसंख्या ज्यादा है तो कोई आरक्षण खत्म हो जाएगा, पूरा आरक्षण ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि अगर किसी क्षेत्र या किसी गांव में आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार कुल जनसंख्या का, ठीक है, अनुपातिक तौर जो है, अगर एसटी का ज्यादा है तो एसटी का आरक्षण, एससी का ज्यादा है तो एसटी का आरक्षण, और ओबीसी को ज्यादा है तो केवल 25% का आरक्षण मिलेगा, 100% में 25% मिलेगा केवल, और अगर जनरल का है तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लियर रहेगा बात? चलिए देखिएगा, इसके बाद देखिएगा ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पदाधिकारियों में आरक्षण, ठीक है, यानी ये तो कॉमन बात हो गई आरक्षण की, पदाधिकारियों का आरक्षण दिखेगा, या इसको लिखेंगे पदों में आरक्षण, पदों में आरक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा सरपंच का पद, सरपंच का पद हमेशा याद रखिएगा जो अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो यहां पर एसटी के लिए क्या रहेगा, ये आरक्षित रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र का है तो हमेशा याद रखिएगा सरपंच का पद आरक्षित रहेगा, किसके लिए, एसटी वर्ग के लिए, ठीक है। और वहीं याद रखिएगा सेम चीजों को याद रखिएगा कि अगर अनुसूचित क्षेत्र का जनपद पंचायत है तो एसटी के लिए आरक्षित रहेगा, अगर जिला के लिए अध्यक्ष का पद जो है याद रखिएगा अगर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वह भी एसटी के लिए आरक्षित रहेगा। तो तीनों पद के लिए आप याद रखेंगे, यानी यहां पर मैं ऐसा कह देता हूं कि जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष अनुसूचित क्षेत्र का है तो एसटी के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। तो तीनों एक साथ याद रखिएगा कि एसटी के लिए क्या क्या आरक्षित होगा, तो तीनों पद जो है, मुख्य पद जो है वो एसटी के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। और कंडीशन ये है याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए अनुसूचित क्षेत्र है लेकिन एसटी जनसंख्या वहां कम है, ठीक है, अगर एसटी जनसंख्या कम है तो ये क्षेत्र आरक्षित नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जनसंख्या मेन मैटर करता है, इसलिए मैंने पहली लाइन पर जनसंख्या के बारे में बताया आपको कि अगर किसी पंचायत के स्तर पर, सभी स्तर पर जो है उसका आरक्षित तभी रहेगा जब उसके कुल गांव का कुल जनसंख्या जो है अनुपातिक तौर पर आधे से कम नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये आरक्षित हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि अनुपातिक तौर पर कुल जनसंख्या का किसी पद का या किसी वर्ग का अधिक जनसंख्या है तो उसका मतलब है उसके लिए आरक्षित होगा वो, ठीक है। और अगर मान लीजिए एससी वर्ग का जनसंख्या ज्यादा है तो एससी के लिए आरक्षित हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर जनरल की जनसंख्या है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, कोई भी खड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा, उसमें वो जनरल के लिए कोई मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। और ओबीसी के लिए याद रखिएगा हमेशा उपाध्यक्ष का पद जो है या जो उप सरपंच होता है उसका पद रखा जाता है ताकि आरक्षण के क्षेत्र में उसको मिलता है। अगर सरपंच, ठीक है, किस क्षेत्र का हो, जनरल का हो, तब जाकर उसको आपको आरक्षण मिलेगा ओबीसी को, वरना आरक्षण नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ये बात कंडीशंस में अप्लाई होगा, याद रखिएगा कि अगर जो सरपंच का पद है, जनपद अध्यक्ष का पद है या फिर जिला अध्यक्ष का पद है, अगर इसमें कोई कैंडिडेट सरपंच या कोई व्यक्ति जो है किसका हो, अनारक्षित व्यक्ति का हो, ठीक है, यानी जनरल का हो, तो उसका जो सेकेंडरी पद जो होता है वो क्या रहेगा, ओबीसी के लिए रहेगा आरक्षित, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन इसमें? तो इसके आगे चलेंगे हम लोग पैसा एक्ट पे, 1996 के एक्ट पे चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद जो है टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद जो है थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग वर्तमान में हमारे राज्य में जो है कहाँ कहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र लागू हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे, कानून के बारे में थोड़ा बात करेंगे। चलिए चले आगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा जानेंगे पेसा एक्ट के बारे में।
ठीक है, इसे कहा जाता है पंचायत एक्सटेंशन स्केड्यूल एक्ट। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन स्केड्यूल एक्ट याद रखिएगा, यानी पंचायत का विस्तार करना। ठीक है, इस एक्ट के तहत 1996 के तहत। ठीक है, अब ये था क्या, इसके बारे में देखिएगा और इसके संबंध में आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जब हुआ ये था कि 73वां संविधान संशोधन हो रहा था। ठीक है, इसकी छोटी सी कहानी है, आप याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपको जानकारी होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिलता है, याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन को जो है संविधान में स्थान या कानूनी स्थान दिया जाने का कार्य किसने करवाया था? किसी को आइडिया इसका आंसर क्या है? संवैधानिक करना, यानी 73वां संविधान संशोधन को या 73वां संविधान संशोधन जो था एक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के साथ गुजरा, किसके सिफारिश पर? हाँ, ये सिंघवी समिति के, याद रखिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, भूरिया समिति याद रखिएगा, ये पेशा एक्ट के तहत है, यानी पेशा एक्ट को लागू करने का काम किसने कराया? भूरिया समिति ने कराया है। और आपका जो 73वां संविधान संशोधन है इसको लाने का काम किसने किया है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने किया है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में कहानी को थोड़ा सा समझिएगा कि 73वां संविधान संशोधन जो था, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है 73वां संविधान संशोधन से, किसके द्वारा? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, याद रखिएगा नाम। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अगर पंचायत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, हाँ हाँ 86 में आया था। हाँ, इसी ने सबसे पहली बात जिसने कहा होगा उसी की बात तो मानेंगे। मान लीजिए आप बोलेंगे कि बिलासपुर में, ठीक है, आज से 10 साल पहले आपने कोई बात बोली होगी। ठीक है, जैसे जो राजीव गांधी थी उनकी बात भी मानी जाती है कि पंचायत को पहले जो है उसने लाने का कोशिश किया था, तो उसकी कहानी को भी पढ़ा जाता है कि परंतु राज्यसभा में ये फेल हो गया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जब हम लोग इसको क्रियान्वित करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो सिफारिश होती है, जो वैल्यू होती है, उसकी बात ली जाती है कि ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो ये आया था कहाँ से? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, 1986 में लाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1986 में जो है इन्होंने क्या दिया था? सिफारिश किया हुआ था, और सिफारिश के बाद जो है हमारे पास ये पहुंच के आता है, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये बात कही गई कि पूरे भारत में इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि संविधान में लागू है। ठीक है, तो पूरे भारत में लागू करने की बात की गई यहां पर। लेकिन आपने अनुच्छेद के अंतर्गत यह भी पढ़ा है कि कतिपय क्षेत्रों पर इसे लागू ना करना। ठीक है, पढ़ा है, तो याद रखिएगा, ऐसे में याद रखिएगा जो कतिपय क्षेत्र पर है, कतिपय क्षेत्र पर लागू ना करना की बात जो है, इसने यह तय किया कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक है, कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत जो है, क्योंकि उनकी जो क्रियाकलाप है, रूढ़िवादिता है, या फिर जो उनका रीति रिवाज है, उनमें हस्तक्षेप करने से बचने के लिए जो है सरकार ने क्या किया? उन क्षेत्रों पे लागू नहीं किया, खास करके अनुसूची 5 में निर्धारित जितने भी क्षेत्र हैं उनको। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? अनुसूची 5 में निर्धारित क्षेत्र। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के साथ ही, जैसे ही 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके साथ ही याद रखिएगा कि यह तय कर दिया गया कि कुछ क्षेत्रों में भारत के यह लागू नहीं होगा। ठीक है, और लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कारण उनके रीति रिवाज, उनके क्रियाकलाप, उनकी संस्कृति पे कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है। तो ऐसे में याद रखिएगा इस कानून को वहां पर लागू नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद, याद रखिएगा, कुछ समय के बाद, लागू होने के कुछ समय के बाद यह नोटिस किया गया, ठीक है, या रिपोर्ट पेश की गई, किसके द्वारा? भूरिया समिति के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, कि इस समिति को यह देखा गया कि जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सरकार की योजना से क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। ठीक है, सरकार
के द्वारा जो फायदा दिया जा रहा है निम्न वर्ग के लोगों को, ऐसे में अनुसूचित क्षेत्र जो है इनसे दूर हो जा रहा है, जिसके कारण भूरिया समिति को लाया गया और इस समिति के द्वारा जो है अब रिपोर्ट पेश की गई, सिफारिश की गई कि इनको भी शामिल कर लिया जाए किसी विशेष एक्ट के तहत। ठीक है, और तब जाकर इंट्रोड्यूस किया गया किसको, पेशा एक्ट को, याद रखिएगा 1996 को। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। सरकार ने यह देखा कि इसे लागू न करने पर फायदा कम और इन क्षेत्रों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कारण क्या है, क्योंकि लागू ना करने की बात कह दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो लागू ना करने के कारण जो है, ठीक है, सरकार इनकी मान्यताओं पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण इसको लागू नहीं किया जा रहा था। अब जब यह देखा गया कि सरकार ने यह देखा कि जब योजनाएं जो क्रियान्वित हो रही हैं, ठीक है, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सरकार क्या करना चाहती थी कि अपने पावर को उनको इंप्लीमेंट करना चाहती थी, देना चाहती थी। ठीक है, लेकिन यह देखा गया कि इनके पास जो है यह जो 73वां संविधान संशोधन था, इसको लागू नहीं करने पर इनका फायदा तो कुछ हो नहीं रहा ज्यादा, लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा था कि ये क्या हो रहे थे, जिन अधिकार को ये प्राप्त करना चाहते थे या प्राप्त होना चाहिए इनको, उससे दूर होते जा रहे थे। ठीक है, ऐसे कारणों से जो है अब एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, समिति का गठन, तो कारण आपको समझ में आ गया होगा कि समिति गठन क्यों किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस समिति का नाम क्या है, भूरिया समिति 1996। ठीक है, याद रखिएगा भूरिया समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब इस समिति का जो गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसको याद रखिएगा इनका पूरा नाम है दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, और याद रखिएगा इनकी समिति में कुल कितने लोग थे, 22 लोग विशेषज्ञ थे इस समय। ठीक है, इनकी समिति में 22 लोग शामिल थे, याद रखिएगा। और इसके बाद याद रखिएगा इन्होंने इसको आधार बनाकर, इनकी सिफारिश को आधार बनाकर जो है संसद में क्या लाया, पेशा एक्ट 1996। ठीक है, हाँ, भूरिया समिति की गठन कब की गई थी, तो 1994 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसका रिपोर्ट पेश कब हुआ है, 96 में। ठीक है, तो इसे कहा जाता है भूरिया समिति 1996 पेशा एक्ट। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्यों में या 5वीं अनुसूची में शामिल कितने राज्य हैं, तो 10 राज्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, वर्तमान में 10 राज्य कौन कौन से हैं, देखिएगा अनुसूची 5 के अंतर्गत। ठीक है, ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, देखिएगा पहला राज्य याद रखिएगा, 10 राज्यों का नाम कम से कम शॉर्टकट में याद कर लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ शामिल है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले नाम आता है इसमें हिमाचल प्रदेश। मैं ऐसे ही शॉर्टकट लिखूंगा, आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हाँ राजस्थान, गुजरात, याद रखिएगा। इसके अलावा झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना।
ठीक है, तेलंगाना शामिल है इसमें, याद रखिएगा। और तेलंगाना के बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और 8वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद याद रखिएगा उड़ीसा है आपका 9वें नंबर पर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट राज्य याद रखिएगा एमपी, ठीक है। तो ये 10 राज्य हैं याद रखिएगा जो कि अनुसूची 5 में के अंतर्गत शामिल 10 राज्य हैं, ठीक है। फिर से दोहराता हूं, देखिएगा आपका हिमाचल प्रदेश है पहले नंबर पर, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, गुजरात के बाद आता है आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना के साथ जोड़ के रखिएगा आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है एक साथ याद रखिएगा ताकि आपको नंबर याद रहे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के साथ एमपी को याद रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा को याद रखिएगा, और उड़ीसा के साथ याद रखिएगा अगर यहाँ पर नाम आता है, देखिएगा एक आपका महाराष्ट्र और गुजरात, इसको एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आसपास है। हमेशा दो राज्यों के संबंध को अगर आप याद कर लेते हैं तो 10 राज्य आपको जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा अगर आप इसको दोनों को याद करेंगे तो छत्तीसगढ़ एमपी हो गया, गुजरात महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के राजस्थान को याद कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद एक आता है आपका उत्तराखंड, ठीक है, सॉरी झारखंड, ठीक है, तो झारखंड को आप अलग से याद कर सकते हैं, उड़ीसा के साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके 10 अनुसूची वाले क्षेत्र वाले राज्य जिनको राष्ट्रपति के द्वारा याद रखिएगा इस क्षेत्र में शामिल किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा शामिल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेसा एक्ट जो है कहां कहां लागू किया गया है तो इन 10 राज्यों में लागू है, याद रखिएगा। पूरे राज्य में होगा कि कुछ क्षेत्रों में होगा? ये क्षेत्र में होगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश का मेन अगर आप वाइजैक को देख लीजिए, ठीक है, या फिर तेलंगाना के वाइजैक को देख लीजिए, या कुछ ऐसा क्षेत्र है शहर के अंदर रहता गया तो उसके अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य में तो इसको अनुसूचित कर दिया गया है, लेकिन ये अलग अलग जिले में लागू होगा और कुछ जिलों में लागू नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने वाले कानूनों में एक बात याद रखिएगा कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन उसके लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अनुसूचित क्षेत्र के लिए या वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या किसी प्रकार के कानून को निर्धारित करने के लिए याद रखिएगा राज्यपाल के पास पूरी शक्ति है कि वह किसी क्षेत्र, आपने सुना होगा यहाँ पर राज्यपाल के पास शक्ति थी जिससे आरक्षण को रोक दिया गया था। अभी हमारे यहाँ हुआ था ऐसा केस कि ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाया जा रहा था, ठीक है, तो उसको रोका गया कहीं ना कहीं। तो ये पूरा पावर किसके पास था? राज्यपाल के पास था, ठीक है। तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है, याद रखिएगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र संबंधित अगर कोई पावर यूज करना चाहता है या कानून बनाना चाहता है तो वो कानून बना सकता है, याद रखिएगा। राज्यपाल को यह अधिकार होता है, ठीक है, अनुसूची 5 के अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भूमि अंतरण को रोक दिया गया था, सुना था भूमि अंतरण के बारे में कि किसी भी एसटी कैटेगरी के भूमि को कोई भी जनरल व्यक्ति खरीद नहीं सकता है, ठीक है। ये भूमि अंतरण का प्रतिबंधन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कौन करेगा? राज्य सरकार नहीं करता इसको, इसको कौन करता है? राज्यपाल करता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये अंतिम बिंदु है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार के भाग 2 के अंतर्गत, ठीक है, 20 फरवरी 2003 को जो है यह तय किया गया कि कौन कौन से क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। छत्तीसगढ़ अनुसूची क्षेत्र में शामिल क्षेत्र, ठीक है। कब तय किया गया था?
20 फरवरी 2003 के अंतर्गत, याद रखिएगा 20 फरवरी 2003 के अंतर्गत जो है यह निर्धारित किया गया कि यह कब, या परिभाषित किया गया कि कब ये और राज्य में कितने क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो बस याद करने की कोशिश कीजिएगा कि पूरा क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा चलिए मैं नामकरण करता जाता हूं, देखिएगा सरगुजा जिला, कोरिया जिला। जहां पर इसके बाद में कुछ नहीं लिख रहा हूं तो याद रखिएगा ये संपूर्ण क्षेत्र में आएगा। ठीक है, जैसे सरगुजा संपूर्ण, कोरिया संपूर्ण। ठीक है, इसी के बाद देखिएगा बस्तर, पहले कोरबा को लिख लीजिए, कोरबा। उसके बाद आता है आपका कांकेर, और उसके बाद आता है आपका बस्तर। ठीक है, इनके अंतर्गत का संपूर्ण क्षेत्र याद रखिएगा। और उसके बाद आता है आपका 6वें नंबर आता है जीपीएम, गोरेला पिंडा मरवाही। ठीक है, जीपीएम के नाम से गोरेला पिंडा मरवाही, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा आपका एक होता है जसपुर, तो हो गए आपके 7। ठीक है, अब देखिएगा 8वें नंबर पर आता है आपका बिलासपुर। इसके साथ याद रखिएगा बिलासपुर के साथ कि बिलासपुर का, ठीक है, कोटा राजस्व क्षेत्र, कोटा राजस्व क्षेत्र जो है इसमें केवल शामिल होता है आपके अनुसूचित क्षेत्र में, कोटा राजस्व क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दुर्ग, दुर्ग का बालोद क्षेत्र। ठीक है, दुर्ग का बालोद क्षेत्र का क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, तो दुर्ग जिले का, अब 2003 की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए बालोद को अभी हम जिले के स्तर पर देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, इसे खंड के हिसाब से देखेंगे। तो याद रखिएगा बालोद क्षेत्र। ठीक है, तो बालोद क्षेत्र का याद रखिएगा डोंडी, लोहारा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किस में आता है, आपके अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा राजनांदगांव, वर्तमान स्थिति के अनुसार भी मैं आपको एक बार डिस्कस करूंगा। देखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र संपूर्ण हो चुका है, याद रखिएगा। 2003 की बात करें इसलिए सूरजपुर गायब है अभी। ठीक है, बलरामपुर गायब है अभी। अभी जब अभी की स्थिति के अनुसार देखेंगे तो वो सब सील शामिल हो जाएंगे अभी वर्तमान में। ठीक है, देखिएगा इसके बाद देखिएगा आपका राजनांदगांव का क्षेत्र। ठीक है, इस पर याद रखिएगा मानपुर और मोहला, मानपुर मोहला। ठीक है, इसको शामिल किया गया है आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद देखिए रायपुर जिले का बिंद्रा नवागढ़। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में कहां पर है, गरियाबंद वाला क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैनपुर छुरा, मैनपुर और छुरा का क्षेत्र, छुरा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 12वें नंबर पर आता है आपका धमतरी का क्षेत्र, इसका आता है सिहावा क्षेत्र। और 13 नंबर पे याद रखिएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है आपका रायगढ़ का क्षेत्र। तो रायगढ़ के अंतर्गत याद रखिएगा धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, रायगढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धर्मजयगढ़, तमनार, लैलूंगा, खरसिया, सब इसके अंतर्गत विकास खंड में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, आपको क्योंकि याद रखना है 85 विकास खंड जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आदिवासी विकास खंड आते हैं। तो ऐसे में याद रखिएगा उन सभी को जो है अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 85 विकास खंड इसी के अंतर्गत निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैलूंगा आ गया आपका, खरसिया आ गया आपका। 85 विकास खंड के अंतर्गत 2003 में यह घोषित कर दिया गया कि छत्तीसगढ़ के 85 विकास खंड जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो विकास खंड जहां पर भी हो अभी भी 85 विकास खंड की काउंटिंग चलती है, याद रखिएगा। जिसके कारण, ठीक है, उस समय याद रखिएगा 85 विकास खंड, हमारे यहाँ टोटल विकास खंड की संख्या कितनी है अभी के हिसाब से मत बताइए, उस समय जो है क्या स्थिति थी, 146 स्थिति थी। ठीक है,
तो 146 की जो स्थिति थी उसमें अगर आप 85 विकास खंड को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर देते हैं, मतलब आधा से अधिक क्षेत्र आपके किस में आ गया है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत या आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसे में पूरा राज्य ही क्या कहलाएगा, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यही कारण है कि प्रत्येक राज्य में उनके विकास खंडों से अधिक, याद रखिएगा, विकास खंड से अधिक विकास खंड क्या होंगे, अनुसूचित क्षेत्र में शामिल होंगे, जिसके कारण उनको 10 राज्यों को रखा गया यहां पर। ठीक है, तो ये विकासखंड के तरीके से था, याद रखिएगा, ये विकासखंड के तरीके से है। ठीक है, वर्तमान में अगर आप जाएंगे तो वर्तमान में 14 ऐसे जिले हैं हमारे, ठीक है, जिन जिलों को कहां शामिल किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कैसे कैसे जिले, तो सरगुजा संभाग के पूरे जिले, बस्तर संभाग के पूरे जिले, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि इधर से बिलासपुर से 2 जिले, कौन कौन से, आपके कोरबा और आपका जीपीएम। ठीक है, और टोटल काउंट करेंगे तो 14 गिनकर आ जाएंगे आपके। ठीक है, जिलों के अनुसार याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका पंचायती राज व्यवस्था। और एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, लिखाने वाली बात तो नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। ठीक है, एक तो जुर्माना याद कर लीजिएगा, और एक आपको याद कर लेना है कि शिक्षा संबंधी क्या नियम दिए गए हैं पदाधिकारियों के होने के लिए। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सरपंच को कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, हाँ 8वीं या 5वीं पास होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 2019 के संशोधन के साथ जो है इस शिक्षा के नियम को हटा दिया गया है। ठीक है, आप सिर्फ साक्षर रहें, याद रखिएगा, आपको अपना नाम लिखना आना चाहिए, बाकी आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है तो भी आप मान्य रहेंगे। 2019 से पहले यह नियम था कि अगर आप 5वीं पास है, पंचों के लिए 5वीं पास, सरपंच के लिए 8वीं पास का नियम था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा नोट करके कि शिक्षा संबंधी नियमों के अनुसार 2019 से पहले पंचों के लिए 5वीं पास और सरपंचों के लिए 8वीं पास नियम थे, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद समाप्त कर दिएगा, केवल क्या रहना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं साक्षर होना। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई पदाधिकारी जो है वो अयोग्य है परंतु उसके बावजूद बैठक में भाग लेता है और मतदान करता है, मैंने नियम आपको बताया भी था ये। ठीक है, आज 1-2 दिन पहले हमने जस्ट पढ़ा है कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति है, ठीक है, यानी पदाधिकारी को पद से हटा दिया गया है या घोषणा कर दिया गया है कि वह अपने पद पर अभी हकदार नहीं है, उसके बावजूद वो बैठक में बैठता है या फिर मतदान देता है, तो उसको दंडित किया जाएगा या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, याद रखिएगा। अगर वो पंचों के स्तर पर होगा तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा, 50 रुपये बैठक के लिए, पर बैठक के लिए 50 रुपये जुर्माना। ठीक है, और अगर वो उप सरपंच या सरपंच होगा और उसके स्तर पर बैठेगा तो 100 रुपये जुर्माना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये था आपका पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे नगरीय निकाय। ठीक है, यानी कि सोमवार से आपका जो टॉपिक रहेगा वो नगरीय निकाय का रहेगा, नगरीय निकाय वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और है मैं जो आपको बता देता हूं, ग्राम न्यायालय क्या होता है। ठीक है, ग्राम न्यायालय, थोड़ा सा ग्राम न्यायालय के बारे में देखिएगा। ठीक है, ग्राम न्यायालय। ठीक है, देखिए ग्राम न्यायालय जो है एक प्रकार से इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा विधि और न्याय व्यवस्था को, ठीक है, विधि और न्याय व्यवस्था को लोगों के करीब लेकर जाने के लिए, देखिए होता क्या था पहले, अगर यहां पर कोई दिक्कत आ रही है तो और अगर किसी को न्याय चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा जिला के अंतर्गत। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मस्तूरी में रहता है या कोई यहां से 40-50 किलोमीटर दूरी पर रहता है तो उसको कहां आना पड़ेगा, जिला के अंतर्गत, क्योंकि इसका कोई अवस्था है नहीं और। ठीक है, ऐसी अवस्था में याद रखिएगा कि किसी विधि और न्याय, विधि व न्याय व्यवस्था को जनमानस के समीप लाने की व्यवस्था के तहत 2008 में एक नियम पारित किया गया। ठीक है, जिसे ग्राम न्यायालय कहा जाता है, याद रखिएगा। 2008 में यह नियम पारित हुआ। ठीक है, तो संसद में यह नियम पारित किया गया, याद रखिएगा। और ठीक है, और इसी नियम के तहत याद रखिएगा कब से, 2 अक्टूबर 2009 से
कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करना प्रारंभ किए। ठीक है, तो नियम कब आया था? 2008 में पारित हुआ संसद के द्वारा। और दूसरा याद रखिएगा, इसे लागू किया गया है प्रॉपर तरीके से कुछ राज्यों में 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, और ये कार्य प्रारंभ हो गया। इसके बाद देखिएगा इसकी संरचना कैसी होती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य याद रखिएगा, इस ग्राम न्यायालय का उद्देश्य क्या है? जनमानस को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत क्या पहुंचाना? न्याय दिलाना। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि 5 पंच मिलकर, अगर ये पहले से ही अंतरिम रूप से कोई विरोधी है, याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे धारावाहिक आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, एपिसोड्स होते हैं जिसपे हमको ये जानकारी मिलती है कि 5 पंच के द्वारा पंच परमेश्वर कहते हैं। ये 5 पंच जो होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें एक सरपंच हो सकता है, उप सरपंच हो सकता है और 2-3 पंच हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? न्याय देने का काम करते हैं। तो न्याय देने की स्थिति में याद रखिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम अ है और इसने जो है किसी पंच के साथ इनका भिड़ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो हमेशा याद रखिएगा ये विरोधी ही निकलेगा, न्याय कभी मिल ही नहीं पाएगा इसको। ठीक है, भले ही इसकी गलती हो ना हो, ऐसी स्थिति में इसको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी अवस्था के लिए याद रखिएगा, इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था ला दी गई है कि कोई व्यक्तिगत रूप से अपना दुख ना निकाले किसी के साथ, यानी किसी प्रकार का, ठीक है, अंतरिम कोई दुख हो या अंतरिम कोई समस्या हो उसके साथ उस समय जो है इस तरीके की व्यवस्था ना बनाई जाए जिससे उसको पर्सनली रूप से जो है दंडित किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था से दूर हटने के लिए जो है याद रखिएगा, सरकार ने या संसद ने 2008 में एक नियम पारित किया गया जिसे कहा गया ग्राम न्यायालय की व्यवस्था, और 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में यह क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है जनमानस को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है न्याय दिलाना, याद रखिएगा। और इसकी संरचना देखिएगा, इसमें कौन व्यक्ति आता है? तो याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी यहां पर पंचों का काम, कहानी खत्म। ठीक है, और याद रखिएगा ठीक है, यह न्यायाधीश कौन होगा? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होगा ये। और इसकी नियुक्ति कैसे होगी?